हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इक्विवेलेंट वेट। इसे जानना चाहिए और इसको बहुत, जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं तब ये बहुत हेल्प करता है हमें। समझिए इस चीज़ को, एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हुए जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन किया था। ये हमारा तुल्यांक भार जिसे बोलते हैं या इक्विवेलेंट वेट के नाम से जानते हैं, इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं, ठीक है। तुल्यांक द्रव्यमान या तुल्यांक भार भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें भी बोलने में, और ये डेफिनेशन समझे उसके बाद में इसका अर्थ समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल देकर, और यही चीज़ हमें हमेशा फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि कैसे इक्विवेलेंट वेट किसी चीज़ का निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। किसी पदार्थ का तुल्यांक भार अथवा तुल्यांक द्रव्यमान, वही बात है, ये जो वर्ड है इसका मतलब उस पदार्थ के द्रव्यमानुसार उसका भार कितना है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, भागों की वह संख्या, एक संख्या लेंगे, जितना भी भार होगा उसको एक संख्यात्मक वैल्यू लेंगे जो द्रव्यमानुसार हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, अथवा ऑक्सीजन से अगर जुड़ा हुआ है तो 8 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से, पार्ट से, अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से या तो संयोग करता है अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विस्थापित होती है। कहने का मतलब किसी पदार्थ के साथ में अगर कंबाइन होता है या किसी पदार्थ से अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो भी कितना पार्ट, उस कंपाउंड का जो भी द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1.008 भाग से चाहे जुड़ रहा हो, चाहे इतने पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहा हो अपने से, या ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन कर रहा हो, या 8 पार्ट को सब्स्टिट्यूट हो रहा हो उस कंपाउंड से, या क्लोरीन का 35.5 पार्ट चाहे उस सब्सटेंस में, उस पदार्थ में जुड़ रहा हो, कंबाइन हो रहा हो, या वहां से सब्स्टिट्यूट हो रहा हो, वही हमारा क्या होगा, तुल्यांक भार होगा, ठीक है। तो इस बात को कैसे निकालते हैं, आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन को समझिए। जब हमने जिंक लिया और जिंक का रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ में कर दिया, ठीक है। जब जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा देंगे तो ये बना देगा जिंक सल्फेट, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को ये बाहर करेगा, ठीक है। भार अनुसार एक वर्ड आया यहाँ पे, द्रव्यमानुसार यहाँ पे एक वर्ड आया, यानी मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वर्ड आया, इसको पार्ट बाय मास भी बोलते हैं, ठीक। तो हमें पता है जो आपके पास जिंक होता है, जिंक का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो 65 होता है। कितना होता है, 65 होता है। H2SO4 का 98 आएगा। जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो 98 आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2। बस इतने से काम चल जाएगा, हमें इसकी जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड है और ये एलिमेंट हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित भी कर रहा है। तो हमें यहीं पे इस जिंक का भी पता चल जाएगा, हाइड्रोजन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। और ये चीज निकालना है और समझेंगे हम लोग। यही चीज एसिड के लिए, बेस के लिए, किसी साल्ट के लिए अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे 2 पार्ट्स आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और 2 पार्ट को कितने के बराबर है, 65 पार्ट ऑफ जिंक के बराबर है, क्योंकि ये जिंक इस 2 भाग को हटा दे रहा है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बाय मास कर सकते हैं, 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं द्रव्यमानुसार हाइड्रोजन का 1 भाग बराबर या हाइड्रोजन के 2 भाग बराबर, द्रव्यमान अनुसार हाइड्रोजन का 2 भाग बराबर, जिंक का 65 भाग, इस तरह लिख सकते हैं। तो वही चीज मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि कुछ इजी वे में आपको समझ में आ जाए। 2 पार्ट लिख सकते हैं, 2 पार्ट किसका, हाइड्रोजन का है, ठीक है, बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 भाग हाइड्रोजन के द्रव्यमानुसार, ठीक है। द्रव्यमानुसार मतलब ये वर्ड आप समझ लीजिए, इज इक्वल टू ये 2 भाग किसके बराबर है, 65 भाग जिंक के है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 65
पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ Zn। क्लियर डियर स्टूडेंट? नाउ अगर 2 पार्ट्स आपने ये निकाला तो 1 पार्ट कितने में लिखेंगे? तो यहीं पे हम लिखेंगे 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 पार्ट कैसे कम है? 1 पार्ट के लिए ये वैल्यू होता है एक हाइड्रोजन के लिए, ठीक है? तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65/2। इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा इसका। 2 के लिए 65 भाग था, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस। ओके, पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक लिख सकते हैं। अब इसको जरा सा आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 32.5। ओके, आई थिंक कितना हो जाएगा? 32.5 हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? ओके, ये बिल्कुल फिक्स है। अब जरा सा हम दूसरे केस में लेते हैं, इसके केस में लेते हैं 98 पार्ट, क्योंकि यहीं से तो सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो यहीं से सब्स्टिट्यूट हुआ तो इसको लिखें। अब यहाँ पे फिर से एक बार लिखेंगे 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, या यहाँ पे लिख सकते हैं 2 भाग द्रव्यानुसार हाइड्रोजन के 2 भाग। द्रव्यानुसार हाइड्रोजन के 2 भाग बराबर H2SO4 के 98 भाग। ठीक है, तो वही चीज लिखा 2 पार्ट्स बाय मास द्रव्यानुसार, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन के इज इक्वल टू 98 पार्ट्स बाय मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा? सेम प्रोसेस जो वहां पे लिखे, इसलिए 1 पार्ट बाय मास ऑफ H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना ज्यादा सही है क्योंकि H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म आ जाता है, लेकिन आप समझ जाइए कि हाइड्रोजन ही हम लिख रहे हैं, ठीक है? इज इक्वल टू 98 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 49। क्लियर? ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हो गया वो इतना हो गया, और जिंक का जो इक्विवेलेंट वेट हुआ वो इतना हुआ, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में लिख रहे ऑफ जिंक इज इक्वल टू ये हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 49। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक? अब आगे इसको इरेज कर दें। क्लियर? अब जरा सा हम आगे सिस्टम बढ़ जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीजों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? अलग अलग चीजों के लिए पहले एलिमेंट का निकालेंगे, और फिर उसके बाद एसिड का निकालेंगे, बेस का निकालेंगे, इसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक है? मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, तत्व का तुल्यांकी भार। तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास था एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट, ये आपका पहला पॉइंट, और इसका फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होता है यहाँ पे परमाणु का तुल्य भार बटे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी, ठीक है? अब वैलेंसी की बात यहाँ पे करते हैं और इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब सोचिए, एटॉमिक मास परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता। क्लियर? मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। अब जैसे हमें एग्जांपल में लेना है, एग्जांपल में किसका लेना है? सबसे पहले हाइड्रोजन का लेते हैं, तो हाइड्रोजन का लेते हैं, इसे हाइड्रोजन से ग्रेटर लीजिए ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू एक ऑक्सीजन एटम का भार कितना होता है 16 एटॉमिक अपॉन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 इज इक्वल टू 8 कितना आ गया 8 हो गया ठीक है। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कोई और चीज लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या लेंगे मैग्नीशियम लीजिए ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 24 अपॉन 2 मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है संयोजकता इज इक्वल टू 12 हो गया क्लियर डियर स्टूडेंट। आइए सोडियम का निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम तो सोडियम का कितना होता है सोडियम का 23 होता है एटॉमिक वेट ओके और इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है तो इज इक्वल टू 23 हो जाएगा ठीक। तो ऐसा मत सोचिए कि सब में हमें 2 2 लगाना है इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की संयोजकता 2 मैग्नीशियम की 2 सोडियम की 1 तो 1 से डिवाइड किया और इस तरीके से चीजें आपके पास आ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो वहां पे क्या होता है कोई कोई एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसकी संयोजकता बदलती रहती है जैसे एक क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है क्यूप्रस ऑक्साइड होता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 1 है तो वहां पे 1 से डिवाइड करेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 2 है तो वहां 2 से डिवाइड कर देंगे ठीक है क्योंकि हर जगह पे जैसे हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O तो यहाँ पे कॉपर की जो संयोजकता होगी वो 1 होगी लेकिन जब हम लिखेंगे CuO तो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड तो यहाँ पे कॉपर की जो वैलेंसी है वो 2 है और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है 1 है तो कॉपर का जो भी वेट होता है उसको आप क्या करेंगे 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे और यहाँ पे किससे 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से निकल जाएगा। कॉपर का आपको पता ही है कि कॉपर का कितना होता है 63.6 के करीब होता है 63.6 के करीब होता है उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 पे तो वही वैल्यू आएगा लेकिन इसकी केस में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 31.8 के करीब आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट तो इस तरीके से हम चीजें निकालते हैं क्लियर। नेक्स्ट वन आज हम और एक बताएंगे उसके बाद में ठीक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट ठीक नॉर्मल सॉल्ट ये आपका दूसरा नंबर है। नॉर्मल सॉल्ट्स के अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है फार्मूला वेट ऑफ सॉल्ट निकालेंगे अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन पार्ट ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट किसी नॉर्मल सॉल्ट का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑन कैटायनिक पार्ट ओके। कभी कभी किसी बुक में लिखा है या तो कैटायन या तो एनायन लिखा हुआ है तो दोनों का एक ही मतलब होता है क्योंकि जब कोई सॉल्ट होता है तो ऑलरेडी वो बैलेंस होता है कैटायनिक और एनायनिक पार्ट से ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला वेट लिखते हैं हमेशा ये चीजें तो इक्विवेलेंट वेट अगर किसी नॉर्मल सॉल्ट का किसी सामान्य लवण का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो लैंप बाहर निकालना है तो इस समय कौन सा फार्मूला लगाएंगे उसके फार्मूले का जो भी वेट होगा तो फार्मूले का वेट जो एटम उसमें है उसका एटॉमिक वेट को ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूल वर्ड इसमें नहीं कहते क्योंकि क्यों नहीं कहते ये एक लैटिस का फॉर्मुलेशन करते तो पूरे लैटिस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये लैटिस का एक फार्मूला होता है किसी कंपाउंड का इस तरह नहीं मानते ठीक है इसीलिए क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एक डिफरेंट टाइप का होता है सॉलिड स्टेट में जिसके बारे में आप स्टडी करेंगे ठीक। तो फार्मूला जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ में आए एग्जाम्पल जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl का फाइंड करना है तो NaCl का अगर आपको फाइंड करना है तो सोडियम का फाइंड करना होगा 23 एक सोडियम एटम है ये हो गया फार्मूला वेट हम लोग निकालें। क्लोरीन का होता है 35.5 होता है अपॉन में आपके पास आ जाएगा सोडियम और क्लोरीन जब आप करते हैं सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में इस तरह क्लोरीन तो एक चार्ज है तो इसको एक से डिवाइड कर देंगे एक से डिवाइड करेंगे इसको ऐड करेंगे 358 हो गया और 5325 हो गया 0.5 हो गया ये हो गया इसका वेट इक्विवेलेंट वेट हो गया। बात समझ पा रहे डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह चीजें को हम लोग निकालते हैं और जैसे आपको निकालना है और भी निकालना है आगे निकालना है बेरियम क्लोराइड है कैल्शियम क्लोराइड लाइक कैल्शियम क्लोराइड का निकालते हैं ठीक है।
एक छोटा सा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2। तो CaCl2 कैल्शियम का 40 होता है प्लस 2 × 35.5 हो जाएगा। क्यों 35? क्योंकि एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन है, ये हो जाएगा। अपॉन में कैटाइन आपको पता है इस पे चार्ज +2 आएगा, जब इसको आप ब्रेक करेंगे इस तरीके से तो ये कितना आएगा +2 चार्ज आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 है, यहाँ पे आ जाएगा 71, 40 + 71 आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अपॉन में 2 आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास बचा है 1/2, क्यों भाई 1 7 4 11। वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10.5 इज इक्वल टू 55.5 आ जाएगा इसका। क्लियर? तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकालते हैं। ओके, ये देख लीजिएगा एडिशन सही है कि नहीं है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ये 2 कहाँ से लाया? क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट मतलब पॉजिटिव पार्ट में जो चार्ज होगा जितना, उसी से हमें डिवाइड करना, तो नॉर्मल इसका आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत सारे इसमें और भी हमारे पास है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। बहुत लॉन्ग वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ईजी वे में और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कंसंट्रेशन बनाओ। ओके, थैंक यू।